जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और डियर बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 7 मार्च को आपका पेपर है। और आज बच्चों कितनी मार्च हो चुकी है? 5 मार्च हो चुकी है। केवल एक दिन का आपका बीच रहा और 7 तारीख को आपको दोपहर 2 बजे पेपर देना ही है। इसीलिए क्लास 12 रसायन विज्ञान के पूरी हर चैप्टर, चाहे विलयन हो, विद्युत रसायन हो, रासायन बलगतकी हो, चाहे आपका जैवाणु, एमिनो, एल्डर, कीटो, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे और आपका सबसे अच्छा पेपर जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। 90 प्लस तो आपके क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, गारंटी देता हूँ। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर। कुछ समय हम वेस्ट करेंगे नहीं, वीडियो छोटी होगी, लेकिन केवल क्योंकि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, केवल क्वेश्चन देंगे जिससे आप उनको रिवाइज करें। इससे बच्चा जो समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी हर लेसन की वीडियो एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में उपलब्ध है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देखते भी हैं पहले क्वेश्चन को, चैप्टर 1 के विलयन के, हमें विलयन लेसन में पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले पढ़ना है मोलरता क्या है, मोललता क्या है और मोल अंश क्या है। इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। यदि इनकी परिभाषाएं नहीं आएंगी तो ये समझ लीजिए इनका न्यूमेरिकल्स अवश्य आएगा आपके पास, इस बात है ना। और न्यूमेरिकल्स की सीरीज मैंने आपको बना दी है, और कहो तो आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। यूपी बोर्ड अभी परसों ही आपने देखी होगी, इम्पोर्टेंट सभी 18 न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें दिए हैं, और 18 में से ही आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गई। अगला है परासरण दाब, समपरासारीय विलयन। इन दो की डेफिनेशन आ सकती है कि समानता पर बना विलयन समपरासारी विलयन कहलाता है। परासरण दाब क्या है, इसको भी आगे अगर देखें डियर, तो आप देखिए यहाँ लिखा प्रतिलोम परासरण और राउल्ट का नियम व सीमाएं। प्रतिलोम परासरण लिख लें, या चाहे आप विसरण की परिभाषा दे दें कि विलय के कण अधिक शांत विलयन से कम शांत विलयन की ओर, और विलय के कण तनु विलयन से शांत विलयन की गति करते हैं, वो प्रतिलोम परासरण है एक प्रकार का। राउल्ट का नियम तो आप जानते ही, इंपॉर्टेंट ही है अभी, और सीमाएं। लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट पढ़ के हम फिजिक्स में भी गए थे, तब भी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। इसलिए बच्चों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट भी दिए हैं और नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको भी तो किया ही है, और जो नहीं इम्पोर्टेंट है उनको भी किया है, जिससे फिश की भांति हाल ना हो। जब एक मौका समझ में आ रहा है तो आप करें अच्छे से। अगर देखिए, वान हाफ गुणांक क्या है, वान हाफ फैक्टर क्या है, क्वेश्चन कभी भी आता है। NaCl का वान हाफ गुणांक क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट का वान हाफ गुणांक क्या होगा, ये सब चीज़ आ जाती है। आप समान परमाणु द्रव्यमान, ये भी आपको क्वेश्चन इस बार करके जाना है अच्छे से, ठीक है। हेनरी का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग, ये तो आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत समय पश्चात हम इसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं था इतना, तो ये आप जान कर हैं हेनरी का नियम क्या है और इसका अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से समझना। अगला चैप्टर आया आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले तो कोई भी टीचर बताएगा कोलराउस का नियम, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये आपके, जो हर बार किसी न किसी ईयर में आई ही है। क्लोराइज के नियम और उसी के अनुप्रयोग पढ़ना है आपको। ये ध्यान रखना, क्लोराइज के न्यूमेरिकल्स लगाना मत भूलना आप लोग, न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैंने भी आपको पहले भी वीडियो अपलोड कर दी है न्यूमेरिकल्स की, अंकित प्रश्न की। यदि आपने नहीं देखी हो तो देख अवश्य लें, एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में जाइए और देख लीजिए, वहीं पर आपको मिलेगी वीडियो। 1-2 दिन हुई है अभी पर, ज़्यादा नहीं हुए, तो नज़दीक मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन कहता है मोलर चालकता व आणविक चालकता क्या है। मोलर चालकता की परिभाषा, जब 1 ग्राम अणु डालें विलयन में, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 ग्राम अणु डाल दे तो मोलर चालकता कहलाती है। आणविक चालकता यह लगा सर जी, मोलर चालकता और आणविक चालकता एक ही चीज़ है। यहाँ तुल्यांक की चालकता करनी है आपको। तुल्यांक की चालकता क्या है, मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता।
ठीक है। मात्रक भी इनका ध्यान देना है। क्या ध्यान देना, आप जानते हैं क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और मोल इनवर्स होता है। मात्रक सूत्र सब ध्यान रखना है। ये तो इम्पोर्टेंट ही आपका, कुछ आए ना आए, नन्ना समीकरण तो आना ही आना है। और इसका एक न्यूमेरिकल ध्यान दें। न्यूमेरिकल्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें सब न्यूमेरिकल ध्यान देना। फैराडे के नियम का है, प्रथम नियम W समानुपाती Q, W बराबर ZIT वाला सिस्टम, W/E बराबर नेतांक, दोनों नियम आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, संचालन क्या है और वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। संचालन और वैद्युत अपघटनी सेल बहुत जरूरी है, इन दोनों को आप देखेंगे, क्योंकि आजकल फेस के अकॉर्डिंग देखें तो नॉन इम्पोर्टेंट भी पढ़ना नहीं रहा है, जो इम्पोर्टेंट वो भी पढ़ना, नहीं है वो भी पढ़ना है। 2 क्वेश्चन पढ़ना है आपको यहाँ पर। डेनियल सेल मुझे पता है कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आप पढ़िए, जरूरी है। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी आएगी, और क्या पता है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन भी बन के आता है आपका, इससे मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी अनिवार्य है, इससे क्वेश्चन भी बनेगा आपका, इस बात को ध्यान देना आप। आइए चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ईंधन सेल। ईंधन सेल जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन आपस में मिल जाए तो एक सेल में ईंधन का कार्य करने लगते हैं। इस ईंधन सेल को आप पढ़ लेना, क्योंकि हमें नॉन इम्पोर्टेंट भी पढ़ के चलना है, जो जरूरी लगते हैं उनको भी, तो ईंधन सेल भी पढ़ के चलेंगे आप। अच्छा, ये 2 चैप्टर तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख भी लिए। आइए चैप्टर 3 में हम बात करें आपसे, तो आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। 1 मिनट के लिए रुकना। देखिए चैप्टर 3 में कहता है अभिक्रिया का वेग, और वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अभिक्रिया का वेग जैसे एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। प्रभावित करने वाले कारक कौन है, जैसे सांद्रण है, ताप है, दाब है, उत्पीड़क है, भौतिक अवस्था है, ये सब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। आइए अगले क्वेश्चन कहता है, देखो मैंने इसको इंपॉर्टेंट रखा क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन दोनों में अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, इन दोनों में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके, वो हम करवा भी चुका हूँ पहले। आर्यनीय समीकरण पढ़ना है, इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हमें हर चीज़ पढ़ के जानना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, हमें प्रॉब्लम नहीं करना है फिर इसकी भांति। ठीक है। आइए शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, मतलब व्यंजक से मतलब है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसकी सांद्रता किसी अभिकारक पर निर्भर न करे, शून्य कोटि की। प्रथम कोटि मतलब जो अभिकारक की सांद्रता केवल एक अभिकारक की सांद्रता में करती है, जो प्रथम कोटि है। ठीक है, इनके पूरा करके जाना है, व्यंजक भी और वो भी, सब कुछ करके जाना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखें, चौथे लेसन पर बात कर लें हम। देखिए आइए चौथे लेसन में बात करें हम, चौथा लेसन है डी और एफ ब्लॉक की तरफ। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में करना क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या है और उसके गुण क्या है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाए वो संक्रमण तत्व है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन सकता है कि ZnCdHg को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, जबकि डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व नहीं कहते जबकि डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, वो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्यों है तो भी ध्यान देना है। तो लेंथेनाइट संकोचन क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं और इसकी अनुप्रयोग या इसके उपयोग क्या है, इसको भी ध्यान देना है, इसको इम्पोर्टेंट भी है आपका। और क्वेश्चन आप संक्रमण तत्व में 2-3 चीज़ें पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ना है, और उसके उत्प्रेरक गुण पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरक गुण, ये 3 चीज़ें आपको पढ़ कर चलना है। आगे आइए अगर देखिए क्वेश्चन कहता है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट मान के चलना है, काफ़ी समय से सिलेबस में पर साल इसके पहले ईयर में नहीं था ये पायरोलुसाइड, अब जुड़ गया है तो हमें इसको पढ़ के चलना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष आएगा ही भी क्या पता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी ये आपको क्वेश्चन दिया उन्होंने। पायरोलुसाइड से KMnO4 का निर्माण क्या है, इसको पढ़ना है हमें। अगला क्वेश्चन है अंतः संक्रमण तत्व, जो N-2 और F कक्षक में जाए तो होगा अंतः संक्रमण तत्व। क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण क्या है, ये KMnO4 का पहचानने का परीक्षण है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन होता है कि किसी भी धातु क्लोराइड को, चाहे NaCl हो चाहे KCl हो, उसको K2Cr2O7 और 8 के साथ गर्म कीजिए तो क्रोमाइल क्लोराइड का पीला नारंगी लाल रंग का अवश्य प्राप्त होगा। इसको NaOH डाले तो पीला हो जाता है, और फिर एक लेड के साथ ऑक्सीडेट कर दूँ तो आपको लेड क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ें है क्लोराइड। आगे आइए, आगे आप देखिए 5वां लेसन को, थोड़े 10-15 मिनट की वीडियो होगी,
10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 5वां लेसन वैसे ही आ गया। चैप्टर 5 में क्या करना, क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन समझ लीजिए, आएंगे ही आएंगे। एक तो क्वेश्चन आप लेगेंड क्या है और समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या का मतलब हो उपसर्जन संख्या। समन्वय संख्या तो निकालनी आएगी या परिभाषा आएगी। इसी प्रकार लेगेंड, इसमें ध्यान देना है, ये तो परिभाषा या कुछ भी। CFT क्या है और BBT क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चतुष्फलकीय में, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन DD एनर्जी पूछा जा सकता है आपको, चतुष्फलकीय में भी अष्टफलकीय में भी। और BBT की यदि बात करें तो BBT में कोई भी आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकता है और क्या पता है ऐसे ही दे देगा। वर्नर सिद्धांत तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। आइए कुछ IUPAC दिए गए हैं मैंने यहाँ पर जी, इन IUPAC को आपको याद करके मतलब उनको लगा के जाना है और आएंगे। अब यहाँ जैसे हम बनाएंगे टाइम लगेगा हमें। के का मतलब पोटेशियम, और फिर लेंगे हम यहाँ पर लिगेंड ट्राई ऑक्जिलेट वो लगेगा नेगेटिव है, और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, क्योंकि 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये बना के जाएंगे आपको, ठीक है। आइए इससे IUPAC इनको लिख लेना, देख लेना अच्छे से। मैं अभी यहाँ पर डेस्क बुन दे रहा हूँ पूरा, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि इतना समय आपके पास है ना, हमारे पास है, इनको अच्छे से कर सकते हैं। हेलो लेकिन मैं हेलोइन की बात करें तो प्रश्न नंबर चैप्टर 6 में बोटज अभिक्रिया, बोटज फिटिंग, सेटजेफ और उनसुडीकर अभिक्रिया। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको कुछ 15 रासायनिक अभिक्रियाएं भी दी हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट है। उन्हीं में से फिर मैंने यहाँ पर दी है कि यही आएंगी आपकी, इसलिए पढ़ लेना बस। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। ये आपको याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, इस बात ध्यान देना इस लेसन में। और इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन, हेलो एरिन में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। और हेलो एरिन क्या है इसको भी जानना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही में से आपका हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ये आपको देखना है इसमें, ठीक है। DDT का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, CCl4 के उपयोग क्या है, उभयदंती नाभिक स्नेही क्या है। इतनी चीजें आपको और जानना है कि DDT जो है इनका जैसे आप डाईफेनल, डाई एथिल, ट्राइक्लोरो एथेन, ये वाला सिस्टम पूरा करके आना है CCl4 के उपयोग समय, ठीक है। आइए 7वें लेसन पे 15-20 मिनट की वीडियो होगी, बढ़िया अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आइए आगे बात करें। चैप्टर 7 में देखिए एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये अगला लेसन है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है एल्कोहल के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च क्यों होते हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण है कि एल्कोहलों के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं। उसका रीजन केवल इतना है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसा प्रक्रिया होती है। वो बाकी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। एल्कोहल का IUPAC नियम आपको अच्छे ध्यान देना है। और ल्यूकास अभिकर्मक, एल्कोहल की IUPAC का मतलब यहाँ केवल हमने लिखा जरूर एल्कोहल की IUPAC है, आपको बहुत सी संख्या में क्वेश्चन आपको मतलब IUPAC हर चैप्टर की याद करके जाना, चाहे वो हेलो एल्किन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डेड हो, चाहे एमीन हो, चाहे ईथर हो, चाहे कार्बोजिलिक अम्ल हो, कोई भी हो, सबके पढ़ के जाना है, ठीक है, आ सकता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है कि निर्जल Zn Cl2 तो शांत HCl का बना वैलेंट ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। कटवा है इधर। एल्कोहल के बनाने की विधि अर्थात मैथिल एल्कोहल बनाने की विधि आपको पढ़ना है, चाहे आप जल गैस द्वारा मैथिल एल्कोहल पढ़ लें साथ में, और लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा भी मैथिल एल्कोहल पढ़ सकते हैं। और एथिल एल्कोहल में आप देख सकते हैं तो समथिंग आप जानते हैं तो सीरे से बनता है, थिया सीरे से एथिल एल्कोहल, ठीक है, इसको भी देखना। आइए आगे क्वेश्चन। आइए अभी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में क्वेश्चन रह गए, क्योंकि अभी हमने एल्कोहल की बात की है। अब फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति जानना है कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है जबकि एल्कोहल नहीं होते हैं, क्यों, और फिनॉल बनाने की विधि। इन 2 क्वेश्चनों को आपको याद करके जाना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन कहता है डाई एथिल ईथर बनाने की सतत ईथरीकरण। आज से बहुत समय पहले आया था ये क्वेश्चन, इसलिए इस बार आपको याद करके जाना है कि डाई एथिल ईथर की सतत ईथरीकरण विधि क्या है और विलियम संश्लेषण द्वारा इसको कैसे बना सकते हैं, इस बात को ध्यान देना है। बहुत समय पहले था, इसलिए आपकी बार जरूरी करना है, फिनॉल पढ़ना, ये पढ़ना है। अगला कहता है कि एल्कोहलों के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ कम होते हैं, कम क्यों होते जाते हैं, इसका कारण है, इस कारण को आपको लिखना है। आइए अगला लेसन है चैप्टर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन सबको आपको पढ़ के ही जाना है। आप देखिए इसमें क्या होगा,
सबसे पहला विधि तो है शीघ्र सरका विधि से, ये तो आ भी चुका है क्वेश्चन, लेकिन फिर ही पढ़ के जाना है एक बार और। शीघ्र सरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण, ये पढ़ना है आपको। SCHO अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि भी देखना है आपको। टोलन अभिकर्मक क्या है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है आपको। शीघ्र सरका विधि की वीडियो बनी है आपकी। कैनोजारी अभिक्रिया विधि बनी है। एल्डोल संघनन नेमिंग रिएक्शन की भी वीडियो बनी हुई है। आप HP केमिस्ट्री क्लासेस में जाइए, आपको मिल जाएगी। फॉर्मेलिन क्या है और गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है, फॉर्मेलिन क्या है और गाटरमान कोच अभिक्रिया, इस इन चीजों को आपको ध्यान के रख के ही चलना है। आइए चैप्टर 9 को बात करें हम। 9 चैप्टर 9 में एक चीज आपका आ गया है, एल्डिहाइड का ही आपका है, लेकिन फिर भी यहाँ लिख गया एमीन लेसन है। इसमें ये पढ़ना है एथिल एमीन बनाने की विधि, कि एथिल एमीन बनाने की विधि क्या है। इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है और ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया। ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन बनाने की हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी लिखी है। कहा ना हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया और ग्रेविल थैलामाइड, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनिलीन बनाने की हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, इसको भी आप देखना है। ठीक है, आइए अगला जी क्वेश्चन आप बताते हैं कि NH3 CH3 का होल थ्राइड इंटू N, CH3 का होल थ्राइड इंटू NH और CH3NH2 की क्षारीयता क्रम लिखिए। ये आपका एक समय बोर्ड एग्जाम में आया था जब सतत E3 कण आया था उस समय, इसे बहुत समय पहले ये भी आया था, इसको भी आपको याद करके जाना है, ध्यान के रख के जाना है। आइए अगले लास्ट लेसन पर हम बात कर ले आपसे। ठीक है, चैप्टर 10 है जिसका नाम है जैवाणु बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जैवाणु क्या है इसको अच्छे से हम पढ़ लें। सबसे पहले तो प्रोटीन की संरचना क्या है और विकृतीकरण क्या है, ये बात ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन प्रोटीन को आपको अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सके पूरा का पूरा रट लीजिए। चाहे प्राथमिक संरचना द्वितीय संरचना प्रोटीन किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, प्रोटीन को पढ़ लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा। विकृतीकरण क्या है, इसको भी पढ़ना। कार्बोहाइड्रेट हमें लिखा संपूर्ण, कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण का मतलब है कि मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है और कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, महत्व क्या है, इस बात को भी आपको पढ़ के चलना है। और यहाँ पर ग्लूकोज भी संपूर्ण पढ़ना है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज को संपूर्ण पढ़ के जाना है अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट में को भी पढ़ जाना कि मॉलस परीक्षण क्या है कार्बोहाइड्रेट का, समझ रहे। इस प्रकार की चीजें आपको देख के ही जाना है, देख के नहीं पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। DNA का द्विकुंडलन क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल, जिसे वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और DNA के बारे में अर्थात न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या है, इस बात को आप ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्या है पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड बंध क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है। ठीक है, इसी प्रकार एमिनो अम्ल जो है, एमिनो अम्ल के बारे में बताया कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन लिए हैं जिससे वो आपका बनी है। बाकी तो आपको हमने काफ़ी वीडियो आपको बना के दी हैं, यहाँ पर रिएक्शन वगैरह नहीं दी हैं, तो रिएक्शन आपको भी पढ़ना है। और हम पीछे भी रिएक्शन की कई वीडियो बना भी चुके हैं, इसलिए वहाँ भी आप देख लें। ठीक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया ये आनी ही आनी है, इस बात ध्यान देना। कुछ रिएक्शन है मैं आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं दी है। रिएक्शन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, टिप्पणी की नेमिंग रिएक्शन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए वहाँ पर आप देख लें। आप देखिए भैया बच्चों, बेस्ट ऑफ लक है। 7 मार्च को आप तहलका काट दें, धुआं धुआं कर दें हर चीज़ को। और आपका साइंस सब्जेक्ट का ये लास्ट पेपर होगा, कृष्ण की कृपा से आपका अच्छा ही जाएगा, ये मेरी दुआएं हैं। ठीक, अच्छे से पढ़ना, ये सभी क्वेश्चनों को आप देख भी लेना, चाहे जो क्वेश्चन हो अच्छे से देखना। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे। जय हिंद।